देखिए, आज हम चर्चा करेंगे दलीय प्रणाली के मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम्स। इसमें दलीय पद्धति के गुणों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं मानवीय स्वभाव। देखिए, हर मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और मानव की इस विवेकशीलता के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हैं। और जहाँ विचारों में समानता पाई जाती है और जहाँ राजनीतिक विचारों में समानता पाई जाती है, वो व्यक्ति उस राजनीतिक दल से जुट जाता है। तो यानी मानव एक प्रकृति है कि वो कौन सी विचारधारा का समर्थन करता है, कौन से राजनीतिक संगठन में भाग लेता है, उसकी सदस्यता ग्रहण करती है। तो ये राजनीतिक दलों की जो विशेषता है कि ये भी एक इनका गुण है, दलीय व्यवस्था गुण है कि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। विवेकशीलता के कारण हर व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ सकता है। ये उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद में लोकतंत्र के लिए अनिवार्य। देखिए, किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, जैसे भारत में लोकतंत्र अभी 1947 के बाद में 1952 से, तो जहाँ प्राचीन लोकतंत्र है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, उन देशों में भी, चाहे वो पश्चिम का कोई सा भी देश हो, वहाँ किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना जरूरी। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। और राजनीतिक दलों के लिए लोकतंत्र का, अगर निरंकुश तंत्र शासन, राजतंत्र, कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का कोई औचित्य नहीं है। केवल और केवल लोकतंत्र के ही राजनीतिक दलों का एक अच्छा समाधान है, बिना लोकतंत्र के राजनीतिक। क्योंकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रतिनिधित्मक शासन व्यवस्था हो, प्रत्यक्ष निर्वाचन शासन व्यवस्था हो, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अगर शासन सत्ता में चुने जाते हैं और उनके द्वारा अगर सरकार का निर्माण किया जाता है, तो ये लोकतंत्र में ही सफल है। कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र में राजनीतिक दलों के आधार पर शासन व्यवस्था नहीं होती है। एक तानाशाह के आधार पर शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है और उसके खात्मे के बाद में ही लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो चाहे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, चाहे स्विट्जरलैंड की चाहे प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो, चाहे अन्य देशों की इंग्लैंड, भारत, अमेरिका की चाहे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्मक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो, इनमें लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूर। राजनीतिक दलों के बिना सिद्धांत एक सा विवरण, नीति का व्यवस्थित विकास और संसदीय चुनाव की वैधानिक नियमन नहीं हो सकता है। इसलिए इनके आधार पर कोई भी दल शक्ति प्राप्त कर सके और उसे स्थिर कर सके। यानी लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही जरूरी। इसके बाद में शासन की दृढ़ता। देखिए, संगठन में ही शक्ति होती है और दलीय प्रणाली इस व्यवस्था को सत्य प्रकट करती है। अगर संगठन है, लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था में कोई संगठन नहीं होता है, कोई समान विचारधारा नहीं, तो वहाँ एक तानाशाह होता है। वहाँ कुछ लोगों के हाथ में राजनीतिक सत्ता होती है, परंतु यहाँ अनेक लोगों के बीच में राजनीतिक, और लोग प्रभावित होकर उस राजनीतिक दल को सत्ता में लाते हैं। इसलिए संसदीय शासन की जो दृढ़ता होती है वो राजनीतिक दलों में ही संभव है। और बिना राजनीतिक दलों के शासन में दृढ़ता, एक अच्छे शासन की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र या राजतंत्र शासन व्यवस्था एक द्वारा अपनी इच्छा संपूर्ण जनता पे थोप दी जाती है। यहाँ संपूर्ण जनता लोगों को चुनकर विधानसभा या व्यवस्थापिका के प्रथम सदन में लोग, जैसे भारत में लोकसभा या इंग्लैंड की कॉमन सभा, या चुन के भेजती है। तो यानी कि यहाँ लोगों की जो शासन व्यवस्था का जो प्रतिनिधित्व हो रहा है वो लोगों की भावनाओं के आधार पर लोग किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता प्रदान करते हैं। तो शासन की जहाँ तक दृढ़ता की बात है वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में या राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है। जनता का प्रत्येक प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से कार्य करे तो न सरकार स्थायी हो सकती है और न ही शासन में उत्तराधिकारी। इस पर सभी लोग एक सामूहिकता के आधार पर मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। और बिना संगठित राजनीतिक दलों के की जो ऐसी जो नीति है वो संभव हो ही नहीं सकती, वो एक पंगु हो जाएगी। तो राजनीतिक दलों में शासन की दृढ़ता निश्चित होती है। इसके बाद में सार्वजनिक शिक्षा। देखिए, राजनीतिक दल जनता को सार्वजनिक शिक्षा, हर राजनीतिक दल जनता के सामने जाता है चुनाव के समय और वह अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना चाहता है। अपनी नीतियाँ जनता के सामने रखता है कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हम आपको इस प्रकार का शासन व्यवस्था देंगे। प्रेस और प्लेटफार्म के माध्यम से अपनी विचारधाराओं के द्वारा लोगों को अधिक अधिक प्रचार करते हैं और एक तरह से वाद दिवस और सार्वजनिक स्थान समस्याओं का भी समाधान वो लोगों के सामने पेश करते हैं। तो जनता हर राजनीतिक दल के विचार को सुनती है और जो उनके समझ में आता है कि ये राजनीतिक दल हमारे हित में अच्छा काम करेगा, उस राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति को अपना वोट देती है। हाँ, निरंकुशता पर नियंत्रण, ये बिल्कुल सही है कि दलीय व्यवस्था में निरंकुशता पर
कि जो बहुसंख्यक जो राजनीतिक दल है जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो सत्ता में आ जाता है, और जिसको नहीं प्राप्त होता है वो विरोध में होता है। अगर सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा उस पर एक नियंत्रण, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के कार्यों की आलोचना की जाती है, निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। और कई बार जैसे भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में ऐसा हुआ है, 9 बार देश की जो व्यवस्था पे लोकसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता, 9 बार सरकारें समय से पहले ही चली, कारण कि विरोधी दल सुदृढ़ थे और उन्होंने उस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी अविश्वास प्रस्ताव सरकार को भंग कर दिया। तो हम कह सकते हैं जबकि निरंकुश तंत्र और राजतंत्र या अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था में अगर राजा तानाशाह है तो उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था में अगर निरंकुशता के आधार पर शासन कार्य किया जाता है तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं, जबकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था या दलीय व्यवस्था के अंतर्गत निरंकुशता पर पूर्ण नियंत्रण होता है। और इस निरंकुशता को नियंत्रण करने के लिए विरोधी दलों का होना बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ एवं जनहितकारी कानूनों का निर्माण। देखिए, लोकतंत्र की स्थापना किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की रक्षा करती है। इसलिए अगर श्रेष्ठ शासन कानून को और जनता के हितों को ध्यान में रख के कानूनों का निर्माण किया जाता है, किसी भी देश की संसद के दोनों सदनों द्वारा उनको प्रस्ताव, चाहे साधारण कानून हो चाहे वित्तीय कानून, दोनों सदनों की सहमति होती है बहुमत के आधार पर, और वहाँ के राष्ट्रपति या सम्राट के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक कानून बनते हैं और जनता के हित में लागू किए जाते हैं। ये जो व्यवस्था है ये कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र या निरंकुश तंत्र शासन व्यवस्था में संभव नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ शासन के लाभ जहाँ तक लाभों के या जनहितकारी कानूनों का जहाँ तक सवाल है वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में ही संभव है। अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था में ये चीज़ें संभव है। समन्वय और सामंजस्य। देखिए, सरकार, चाहे हमारे यहाँ संस्थात्मक शासन व्यवस्था, चाहे अमेरिका के अध्यक्षात्मक सरकार के जो तीनों अंग आपस में एक सामंजस्य के आधार पर कार्य करते हैं, और विशेषकर संस्थात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकती है। इसलिए जहाँ तक समन्वय और सामंजस्य का सवाल है वो इस शासन व्यवस्था में ज़्यादा है। तो समन्वय और सामंजस्य लोकतंत्र ये राजनीतिक दलों का, और राजनीतिक दलों में भी आपस में सरकार और विरोधी राजनीतिक दलों की सहमति से कार्य होते हैं, कानून का निर्माण किया जाता है। तो जहाँ तक समन्वय और सामंजस्य की चर्चा की जाती है वो दलीय व्यवस्था में ही संभव है। इसलिए दलीय व्यवस्था की और बाकी चीज़ें कल बताएं।